वेलकम बैक टू नाउस अकेडमी। सो कैसे हैं आप लोग। देखिए अभी हम लेकर आए आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट साइंस का क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इंटेक्स के सॉल्यूशंस को, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और डिस्कस करते हैं। ओके सो वेल गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें बोला गया है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा इसमें से जो है वो इनकरेक्ट है, हमें वो बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे लेड है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम यहाँ पे रिएक्शन को अगर समझते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है और यहाँ से यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इस वाले प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। दैट मीन्स कि कार्बन ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए सो बेसिकली लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे समझते हैं इसमें क्या होता है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड जो है, लेड तो कहीं है ही नहीं पहली बार, ठीक है, लेड ऑक्साइड है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, अच्छा हमें इसमें से कौन सा बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। एक तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अब लेड ऑक्साइड है वो रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूस हो जाएगा, ये भी सही है। सो बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा बनेगा वो कौन कौन सा बन जाएगा, ए एंड बी। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि ए और बी होगा। और इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसके 4 ऑप्शन हमें गिवन है, देखिए एक बार 4 ऑप्शन कौन से गिवन है। पहला ऑप्शन है ए एंड बी डी, दूसरा ऑप्शन है ए एंड सी, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या कहता है, ए और बी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया ए एंड सी। चलिए ओके तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि फेरस ऑक्साइड रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और आयरन बाहर निकल जा रहा है। तो हमें क्या बताना है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो अबव रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, हमें बताना है। देखिए वैसे अगर यहाँ पे देख के बताएं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रीजन क्या है कि हमें पता है कि ए बी जब भी किसी सी से रिएक्ट करते हैं तो सी क्या करता है, ए और बी में से किसी एक को बाहर निकाल देता है। सो ए बाहर निकल जाएगा, या फिर ऐसा कह लो कि बी और सी साथ में रहेंगे, ए बाहर निकल जाएगा। सेम रिएक्शन इज बीइंग हियर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, सॉरी आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम जो है ये आयरन को बाहर निकाल रहा है यहाँ पे, और खुद उसकी जगह लेके क्या Al2O3 बना रहा है। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। और यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम है, आयरन है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या होता है कि एल्यूमिनियम ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन या आंसर। हमें बताया गया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब कि HCl है, ठीक है, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, मतलब कि आयरन इसमें ऐड कर रहे हैं, या शॉर्ट में कह सकते हैं कि आयरन से रिएक्शन हो रहा है। आयरन फिलिंग्स मतलब कि आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि HCl से रिएक्ट करेंगे। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है या फिर आगे करेंगे, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे क्या कि जब भी कोई एसिड
रिएक्ट करेगा किसके साथ? मेटल के साथ। जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा सॉल्ट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे H प्लस में ब्रेक हो जाएगा और Cl माइनस में, और Fe2 प्लस होता है तो FeCl फॉर्म होगा यहाँ पे, और प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम चेक करते हैं, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, जो कि गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वाटर तो इसमें प्रोड्यूस होगा ही नहीं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तो नहीं कि फॉर्म हो ही रही है, साथ में आयरन क्लोराइड भी फॉर्म हो रहा है। थर्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत है। एंड लास्ट वन इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये तो होगा ही नहीं। सो बेसिकली द आंसर इज बी, पार्ट बी होगा इसका। कौन सा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, सॉरी थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? देखिए, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल रीजंस टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला और कुछ रीजंस को जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, वो क्या है इस टॉपिक पे? कि देखिए, सपोज करते हैं पहले एक एग्जांपल को, तो सपोज करते हैं H2 इज रिएक्टिंग विद O2 टू फॉर्म H2O। ठीक है, छोटा सा बहुत ही बेसिक सा केमिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन गैस इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म H2O। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2। किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जितने हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ये बेसिकली रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट प्रोडक्ट कहलाता है। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका मास हमेशा सेम रहता है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके कोई भी केमिकल रिएक्शन, पहला तो इसीलिए इसको बैलेंस किया जाता है। दूसरा, रिएक्शन को स्टेबल करना होता है। तीसरा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नए एटम्स फॉर्म नहीं होते हैं। जितने एटम्स इतने होते रिएक्टेंट्स में होते हैं, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स में भी होते हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एलिमेंट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है और जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है, दोनों ही पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, इसी फिनोमिना को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी चीज़ को बोलते हैं बैलेंस्ड होना। और ये क्यों किया जाता है? ताकि रिएक्शन हमारा स्टेबल हो जाए। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो हमारा मास होता है वो सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे H2, यहाँ पे O2। अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड करूँ तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू H प्लस में 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन। इधर करके तो क्या हो जाएगा? इधर 2 ब्रैकेट में 2H प्लस में O, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस मल्टीप्लाई 16। देखिए, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 4 प्लस में 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में 18। सो अगेन 36, यहाँ पे भी 36, दोनों इक्वल आ गया। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ड्यू टू विच देयर इज अ सेम मास इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन सभी को बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें दोनों साइड
इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो हर एटम्स के, हर एलिमेंट्स के, ठीक है, और इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो ऑब्वियसली वो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा।